एपिसोड 1 खामोश रात। एपिसोड 1। उस सुनसान खामोश रात में निशा दिन भर की थकान के बाद सुकून की नींद सो रही थी। दिन भर की भाग दौड़ उसे बुरी तरह थका कर रख देती थी, इसलिए वो रात में आराम से जल्दी से सो जाती थी ताकि वो खुद को रिफ्रेश रख सके। अभी निशा को सोए हुए मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि वो अचानक ही नींद में चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, चले जाओ यहाँ से। निशा ने धीरे से अपने ऊपर मौजूद उस इंसान को हटाने की कोशिश भी की, फिर भी निशा की इतनी जबरदस्त कोशिशों की परवाह किए बिना उस इंसान ने निशा के हाथों को उसके सिर के ऊपर से ले जाकर बिस्तर से कसकर दबा दिया और उसे जोर से पकड़ लिया। वो इंसान निशा के शरीर को बारिश की बूंदों की तरह चूमने लगा। अब निशा के पास बचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। निशा के मन को किसी अनजाने डर ने पूरी तरह से घेर लिया था। नहीं, प्लीज रुको। निशा अपनी आंखें खोलकर अचानक उठकर बैठ गई। उसका माथा पसीने से तर-तर हो रहा था। वह अंदर ही अंदर बुरी तरह से कांप रही थी। क्या ये एक सपना था? पर देवांश ओबरॉय भला उसके सपने में क्यों दिखाई देगा? निशा ने धीरे से उठकर लाइट का स्विच ऑन किया और अपने पास लेटे उस शख्स को ध्यान से देखने लगी। देवांश चुपचाप उसके बगल में सो रहा था, जिसे देखकर निशा को समझ आया कि जो भी उसने देखा वो सिर्फ एक सपना था, एक बुरा सपना। शुक्र है कि वह केवल एक सपना ही था, पर क्या सच में निशा इतना अकेलापन और तन्हा महसूस कर रही थी कि उसे अपने सपने में देवांश के साथ इंटीमेट होने के ख्याल आ रहे थे? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो और देवांश एक कैसे हो सकते हैं? जबकि देवांश तो 3 साल से बेड पर है। उसकी तो फुल बॉडी पैरालाइज्ड है और वो हिल भी नहीं सकता। तो इस सपने का क्या मतलब था? निशा ने अपने बगल में लेटे हुए देवांश ओबरॉय की ओर मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। आज निशा को अपने दिल में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। 3 साल पहले निशा को ओबरॉय ग्रुप के सीईओ मिस्टर देवांश ओबरॉय से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, जो बिजनेस की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल इंसान था। पर निशा ने यह शादी मजबूरी में की थी, क्योंकि देवांश एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया था और तब से आज तक वो बेड पर ही था, क्योंकि उसकी बुरी किस्मत ने उसे पैरालाइज्ड बना दिया था। हालांकि निशा के लिए एक ऐसे लाचार और बेसुध इंसान के साथ हर रात गुजारना बहुत दर्दनाक था, पर अब उसे इन सब की आदत हो गई थी। लाइट ऑन होते ही निशा की नजर देवांश पर पड़ी। वो आज भी 3 साल पहले की तरह ही हैंडसम और चार्मिंग लगता था। इतना सुंदर चेहरा होने का क्या मतलब है? तुम तो वैसे भी हमेशा बेसुध पड़े रहते हो, निशा ने मन ही मन कहा और पानी पीने चली गई। उसकी नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी, इसलिए वह टहलने के इरादे से घर के बाहर चली आई। पिछले 3 सालों से निशा एक दर्द भरी जिंदगी जीती आ रही थी। जब से उसकी शादी ओबरॉय परिवार में हुई थी, तब से निशा हर दिन रोती थी और अपने किस्मत को कोसती थी। वो कैसे भी करके यहाँ से भाग जाना चाहती थी। शुरुआत में उसने 1-2 बार ऐसा किया भी, तो उसकी माँ मोना चौहान ने उसे बुरी तरह से डांटकर वापस भेज दिया और फिर धीरे धीरे निशा को इन सब की आदत सी हो गई। ओबरॉय परिवार इंडिया में बहुत पावरफुल था, इसीलिए निशा जानती थी कि वो अगर यहाँ रहेगी तो कम से कम बिना किसी चिंता के एक शानदार लाइफ जी सकती है। बिस्तर में पड़े रहने वाले इंसान की पत्नी होने के अलावा उसकी सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं थी। निशा बालकनी में घूम रही थी और तभी तेज हवा चलने लगी, जिसके कारण निशा अंदर जाने लगी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी सास माधुरी ओबरॉय ने उसे अपने कमरे से बाहर निकलते हुए पहले ही देख लिया था। माधुरी ने निशा को डांटते हुए कहा, निशा, तुम देर रात बाहर क्यों गई थी? कहीं तुम मेरे बेटे को धोखा तो नहीं दे रही हो? अगर तुमने मेरे बेटे को धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निशा ने मजाक वाली टोन में हंसते हुए जवाब दिया, धोखा, और वो भी उसे? क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि मैं उसे धोखा देना चाहूंगी? निशा की बात सुनकर माधुरी को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। उसने निशा को थप्पड़ मारने के इरादे से जैसे ही अपना हाथ उठाया, निशा ने उसकी कलाई को तेजी से पकड़ लिया और कहा, माँ जी,
मुझ पर आपका कोई एहसान नहीं है, बल्कि वो मैं हूँ जिसने अपनी जवानी आपके बेटे पर बर्बाद की है। मैं ही असली विक्टिम हूँ, इसलिए मुझ पर हाथ उठाने की गलती आप भूलकर भी मत करना। इतना कहकर निशा ने अपनी पूरी ताकत से माधुरी का हाथ दूर धकेल दिया। वो कभी भी अपने ऊपर किसी की दादागिरी नहीं चलने देती थी। जब निशा की नई नई शादी हुई थी और वो इस घर में बहू बनकर आई थी, तब माधुरी हमेशा उसके साथ मारपीट किया करती थी, पर अब निशा ने खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया था। अब वो किसी की मारपीट नहीं सहती थी। माधुरी ने ताना मारते हुए कहा, निशा, मेरे बेटे को बेकार और लाचार समझने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किस बात का घमंड है आखिर तुम्हें? तुम तो इन 3 सालों में एक बच्चा तक पैदा नहीं कर सकी। एक बच्चा? क्या आपको लगता है कि मैं आपके पैरालाइज्ड बेटे के साथ बच्चा पैदा कर सकती हूँ? तुम? माधुरी का चेहरा लाल पड़ गया। बेवकूफ। इतना कहकर निशा अपने बेडरूम में वापस आ गई। इन 3 सालों में माधुरी अक्सर निशा को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया करती थी, पर निशा के लिए ये एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। वो बेड पर जाकर लेट गई और देवांश के सुंदर चेहरे को देखते हुए रजाई वापस खींच ली। निशा गुस्से में बड़बड़ाने लगी, मैं कैसे इस अपाहिज इंसान के साथ एक बच्चे को पैदा कर सकती हूँ? माँ जी सच में पागल हो गई है क्या, जो वो मुझसे ऐसी उम्मीद रखती है? निशा ने थोड़ा पानी पीने के बाद देवांश ओबरॉय के अट्रैक्टिव चेहरे पर अपना हाथ फेरा और कहा, तुम इतने हैंडसम क्यों हो? और खुद में बड़बड़ाते हुए निशा उठी और लाइट बंद करके सो गई। कुछ देर बाद एक बड़ा सा हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। निशा चौंक कर तुरंत जाग गई। उसने सोचा, क्या वो फिर से सपना देख रही थी? उसने अपनी आंखें खोली और अपनी नजरों के सामने देवांश का सुंदर सा चेहरा देखा। क्या ये कोई भूत था? पर ध्यान से देखने के बाद निशा को एहसास हुआ कि वो सच में देवांश ही था, पर वो उठ कैसे सकता था? ये जरूर कोई भूत ही होगा, क्योंकि वो तो चल फिर ही नहीं सकता था। निशा तुरंत मदद के लिए चीखना चाहती थी, लेकिन देवांश ने पहले ही उसका मुंह ढक दिया। निशा के कानों में देवांश की मीठी आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई भूत हूं? निशा ने इन 3 सालों में पहली बार देवांश की आवाज सुनी थी। उसकी आवाज सच में बहुत ही अट्रैक्टिव थी। देवांश थी कि एक पैरालाइज्ड इंसान जो 3 साल से तुम्हारे पास पड़ा था, अचानक आधी रात को उठे और तुमसे प्यार करने लगे। तुमने कहा था कि मैं वारिस पैदा नहीं कर सकता, है ना? अगर मैं नहीं उठता तो मैं कैसे साबित करता कि तुम गलत हो? नहीं, ये नहीं हो सकता था। देवांश तुम क्या चाहते हो? निशा ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ? चलो मैं बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं बस इतना साबित करना चाहता हूँ कि तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। देवांश ने निशा से फ्लर्ट करते हुए कहा। उसकी आवाज जोश से भरी हुई थी और वही निशा चिंता और घबराहट से भरी हुई थी। हालांकि शादी के 3 साल तक एक साथ होने के बावजूद भी उनके बीच आज तक कोई बात ही नहीं हुई थी। निशा के लिए देवांश, जिसने उसके शरीर को कसकर दबा रखा था, किसी अजनबी से ज्यादा नहीं था। निशा एकदम से चिल्लाई, देवांश मुझसे दूर रहो। क्या तुम मुझसे डरती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि 3 साल से तुम्हारा पति होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मुझे अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए? देवांश ने धीरे से निशा के कपड़े को अलग हटा दिया। निशा उसका ये अचानक से उमड़ा हुआ प्यार सहन नहीं कर पा रही थी, पर कहीं ना कहीं वो खुद भी इन सब को एंजॉय कर रही थी। देवांश ने धीरे से निशा के हाथों को पकड़ा और उसे डीप किस करने लगा। देवांश, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो? निशा ने गुस्से में कहा। क्योंकि तुम लीगली मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं अपने लीगल राइट्स को यूज तो करूंगा ही। कुछ समझ में आया? देवांश ने जानबूझकर आखिरी के वर्ड्स को लंबा खींचकर कहा, क्योंकि वो निशा को अपने प्यार का एहसास कराना चाहता था। निशा ने कभी नहीं सोचा था कि देवांश एक दिन अचानक से ठीक हो जाएगा। उसे तो यही लगता था कि उसे अपनी बाकी की पूरी जिंदगी एक विधवा की तरह ही गुजारनी पड़ेगी, पर जो कुछ भी अभी हो रहा था उसकी तो निशा ने कल्पना ही नहीं की थी। निशा के मना करने पर भी देवांश ने
उसे नहीं छोड़ा और उसे धीरे से डीप किस करने लगा। इस एहसास को जीने के लिए निशा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन सोचने लगी, देवांश तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अपनी विश पूरी करने के बाद देवांश पूरी तरह से शांत हो गया और यहाँ निशा का रंग बिल्कुल सफेद और शरीर बिना खून का हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपनी वर्जिनिटी खोएगी। देवांश ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और निशा की तरफ देखकर पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या मैं बेड पर अच्छा हूं? इतने भी कुछ खास नहीं हो मिस्टर देवांश, आपने 3 साल से एक भी लड़की को हाथ नहीं लगाया है, इसलिए अब आप में वो बात नहीं, निशा ने जवाब दिया। ये सुनकर देवांश काफी नाराज हो गया और कहने लगा, लगता है तुम्हारे पास काफी एक्सपीरियंस है निशा। तुम्हें वर्जिन होने का दिखावा करने में शर्म नहीं आती, जबकि सच तो ये है कि तुम पहले भी बहुत सारे आदमियों के साथ सो चुकी हो। निशा ने गुस्सा होने के बजाय उसे चिढ़ाने वाला सवाल किया, तो क्या तुम्हें जलन हो रही है मिस्टर देवांश? हाँ। देवांश जवाब देने से पहले हंसने लगा और फिर बोला, अपने आप को ज्यादा खास मत समझो। क्या मेरे लिए तुमसे जलना पॉसिबल है? बस अपने दिमाग को जरा आराम दो, क्योंकि मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अपने फ्री टाइम में तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना ही बस एक अच्छा आइडिया है और कुछ नहीं। इस आदमी से डील करना तो बड़ा मुश्किल काम है। देवांश तुम सच में कब ठीक हुए थे? निशा ने पूछा, क्योंकि उसको लगा कि शायद देवांश बहुत पहले ही ठीक हो गया था, वरना उसे कैसे पता चलता कि निशा ने क्या कहा था। तुम खुद ही गेस करो, देवांश ने कहा। हालांकि निशा थोड़ा सा खुश महसूस कर रही थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिख रही थी। देवांश ने निशा की ओर देखकर पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या तुम मेरे परफॉर्मेंस से खुश हो? देवांश, मैंने केवल तुम्हें ठीक होने में मदद करने के लिए ही तुमसे शादी की थी, और अब जब तुम ठीक हो गए हो तो हमारी शादी तो अब खत्म हो जानी चाहिए। चलो कल साथ में डिवोर्स लेने के लिए फैमिली कोर्ट चलते हैं, निशा ने कहा, जिसे सुनकर देवांश का चेहरा तुरंत उतर गया। क्या निशा केवल इसलिए खुश थी क्योंकि उसे देवांश से छुटकारा मिल रहा था? उसने धीरे से निशा की आंखों में देखते हुए पूछा, निशा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? क्यों, तुम क्या चाहते हो अब? निशा ने तुरंत पूछा। डिवोर्स? नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ना तुम मुझे पसंद करते हो और ना ही मैं तुम्हें। वैसे भी तुम्हारी माँ को जब ये पता चलेगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो तो वो तुम्हें जल्द से जल्द मुझे डिवोर्स देने के लिए कहेंगी ही कहेंगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है, पर क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने कहा था मेरी स्किल्स कुछ खास अच्छी नहीं है? तो फिर अपने हुनर को इम्प्रूव करने से पहले मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? ये सब सुनकर निशा बहुत गुस्से में आ गई और कहने लगी, देवांश, मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया है। अब जब तुम ठीक हो गए हो तो प्लीज मेरी गलती को माफ कर दो और मुझे जाने दो। निशा ने देवांश को समझाने की कोशिश की। 3 साल से लगातार इतना सब कुछ सहने के बाद उसे आखिरकार एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। अगर देवांश उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो वो मानव से मिल पाएगी। देवांश ने अपना चेहरा घुमा लिया और कहा, निशा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मुझसे इस तरह भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है। देवांश की बेरहमी को देखकर निशा का चेहरा नाराजगी से घिर गया। निशा खुद में बड़बड़ाई, इतना बेकार इंसान है ये। अभी किसी को ये मत बताना कि मैं ठीक हो गया हूँ, बस ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि तुम अपने पैरालिसिस का ये झूठा नाटक जारी रखोगे? अपने काम से काम रखो। अगर किसी को मेरा ये राज पता चल गया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। देवांश, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरह धमकी देकर डरा सकते हो? निशा उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। देवांश निशा से एक एहसान करने के लिए कह रहा था, पर उसका निशा पर ऐसे हुक्म जमाना बिल्कुल ठीक नहीं था। देवांश ने आगे कहा, हाँ, क्योंकि मैं काफी पावरफुल हूँ। तुमने तो सुना ही होगा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। हालांकि कार एक्सीडेंट से पहले निशा देवांश से नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। आखिरकार देवांश अहमदाबाद का एक फेमस बिजनेसमैन जो था, वो पहले से ही काफी सक्सेसफुल और फेमस था, और फिर जब से उसने ओबरॉय ग्रुप को संभाला था तो वो और भी ज्यादा फेमस हो गया था। वो बिजनेस से जुड़े स्टेप्स लेने में बहुत सोच समझकर फैसला लेता था।
उसे दूसरों के एक तरह से देवांश ने बिजनेस की फील्ड में प्रोग्रेस करके एक प्रिंस का पद हासिल कर लिया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए थे जो उसके खिलाफ कई साजिश रच चुके थे। इस कार एक्सीडेंट ने देवांश को 3 सालों तक बिस्तर पर चुपचाप पड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया था। इन 3 सालों में कई बदलाव भी हुए थे, जिनमें बिजनेस वर्ल्ड का पैटर्न भी शामिल था। निशा को यकीन था कि देवांश अपनी पावर की मदद से उन सारी प्रॉब्लम से आसानी से निपट सकता था। एक बार फिर से सोच समझने के बाद निशा ने कॉम्प्रोमाइज करने और देवांश का राज छुपाए रखने का फैसला लिया। अगले दिन निशा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वो ओबरॉय परिवार की बहू थी, इसलिए देवांश की दादी ने उसे ओबरॉय ग्रुप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क के तौर पर अपॉइंट किया था, और निशा ने 3 साल तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बहुत अच्छी तरह से काम किया, लेकिन उसे कभी भी प्रमोशन का ऑफर नहीं मिला। कोई नहीं जानता था कि निशा ओबरॉय खानदान की बहू है, क्योंकि वहां पर उसकी असली आइडेंटिटी को अच्छी तरह से छुपा कर रखा गया था। देवांश की दादी, घर की मुखिया विनीता ओबरॉय ने निशा को अपनी पहचान सबके सामने लाने का मौका ही नहीं दिया, और निशा भी कभी ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। घर से बाहर कदम रखते हुए निशा ने टैक्सी बुलाने के बारे में सोचा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पास अपनी खुद की एक प्राइवेट कार तक नहीं थी। एक रिच परिवार में शादी होने के बावजूद भी निशा को आम लोगों की तरह एक सिंपल और बोरिंग लाइफ जीनी पड़ रही थी।